ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साउंड चैप्टर के आगे। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कंसेप्ट कुछ कुछ आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में ही पढ़ा था। लाइट के भी कुछ फिनोमिना हमने पढ़ रखे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सेम फिनोमिना हम यहाँ रिफ्लेक्शन का साउंड के केस में भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है प्रॉपर। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस, जब कोई साउंड वेव किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। तो स्ट्राइक होने के बाद वो वापस रिटर्न बैक हो जाती है उसी मीडियम में। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट के केस में भी आपने देखा होगा कि जब कोई लाइट रे किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है या किसी स्मूथ मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। मेरे हाथ में सपोज करो कोई बॉल है, उस बॉल को मैं वॉल पे फेंक रहा हूं, वॉल से टकरा के वो बॉल वापस मेरे पास आ रही है। सपोज करो मैंने इस तरह से फेंका और टकरा के मैंने उसे वापस कैच किया, वो उस पर स्ट्राइक होकर वापस मेरे पास आई। तो यह फिनोमिना भी क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट होकर वापस आना उसी मीडियम में। तो सिमिलर यहां पे साउंड वेव का भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक होना और स्ट्राइक होकर वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक होना या रिटर्न बैक होना, वो कहलाता है फिनोमिना रिफ्लेक्शन। यहां पर एक नोट मैंने लिखा है, इस नोट में यह कहा गया है कि ये जो फिनोमिना है ये बिल्कुल सिमिलर है लाइट रेस की तरह। बिल्कुल है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हमने लाइट में भी पढ़ा है, और ये जो फिनोमिना है ये सिमिलर है लाइट रेस की तरह। ठीक है, जिस तरह से लाइट रेस रिफ्लेक्शन शो करती है, उसी तरह जो साउंड वेव्स है वो भी क्या करेगा? रिफ्लेक्शन शो करेगा। सेकेंड पॉइंट मैंने एरो डाल के लिखा है, ओनली डिफरेंस इज दैट, इनके बीच में बस डिफरेंस ये होता है कि साउंड वेव्स बीइंग लार्जर वेवलेंथ, जो साउंड वेव्स हम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो साउंड वेव्स होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। अब आपको रिफ्लेक्शन कराना है तो साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। इस कारण इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए सरफेस भी क्या चाहिए? बिगर। सरफेस भी क्या चाहिए? बिगर। तभी आपका साउंड क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन लाइट रेस में ऐसा नहीं होता है। लाइट रेस में आप छोटा सा भी मिरर ले सकते हो, एक लाइट रे आई, उस मिरर पर इंसिडेंट हुई और टकरा के वो रिफ्लेक्शन शो कर देती है, यानी उसके लिए सरफेस का बड़ा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसको सरफेस भी क्या चाहिए? बिगर चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जिस तरह से लॉ हमने लाइट के लिए पढ़े थे, सेम वही लॉ हम यहां पे भी यूज करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई रिजिड सरफेस है, इस सरफेस पर, यहाँ मिरर नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मैं रिजिड सरफेस बना रहा हूँ, ये कोई भी एक रिजिड सरफेस है। इस रिजिड सरफेस पे एक साउंड वेव इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट होती है वो पॉइंट कहलाता है मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, जिसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव और ये नॉर्मल। तो नॉर्मल का इंसिडेंट वेव से जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल का जो रिफ्लेक्टेड वेव से जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, इसका मतलब यह है कि अगर कोई साउंड वेव्स नॉर्मल से एंगल आई इंसिडेंट पर इंसिडेंट हो रही है, यानी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी वो ज्यादा क्लियर आपको सुनाई देगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप आई को उतना ही रख रहे हैं और आर को अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो साउंड वेव में उतना ज्यादा आपको इफेक्टफुल नजर नहीं आएगी। यानी जो आप साउंड आपको स्ट्राइक होकर आपके पास आ रहा है वो ज्यादा इतना इफेक्टफुल नहीं होगा जितना इस केस में होगा। तो जितना केस एंगल आई है उतना ही एंगल आर भी होना चाहिए, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। उसके बाद बात करें द इंसिडेंट वेव, यानी ये आने वाली वेव इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, ये जाने वाली वेव रिफ्लेक्टेड वेव है, एंड नॉर्मल ऑलवेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों हमेशा क्या रहने चाहिए? एक ही प्लेन में रहने चाहिए। तो एंगल आई और आर और नॉर्मल तीनों क्या है? सेम प्लेन में। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करी जाती है। आपने देखा होगा सबसे पहला एप्लीकेशन है मेगाफोन्स एंड स्पीकिंग ट्यूब। मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब से मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब कोई भी आजकल गांवों में कभी शादी होती है या फिर खंभों पे इलेक्शंस के टाइम पे खंभों पे मेगाफोन्स लगा दिए जाते हैं। उनका शेप कुछ इस कौन शेप में होता है, देखिएगा, कुछ इस तरह से उसका शेप बनाया जाता है, ये इस तरह से उसका कुछ शेप होता है। ठीक है, ये कहलाते हैं मेगाफोन्स। मेगाफोन्स का शेप
इस तरह से बनाया गया है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है साउंड एनर्जी को स्प्रेड आउट होने से। मतलब जब कोई साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो हर डायरेक्शन में क्या करती है, स्प्रेड करती है। तो यहां पर मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब में के अंदर क्या होता है, ये साउंड एनर्जी को प्रिवेंट करता है ताकि वो हर डायरेक्शन में ज्यादा स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो यहां के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही है। इसके अंदर साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और वो साउंड हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बात करते हैं स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, नाम से डर लगने लग जाता है कि भाई डॉक्टर इसका मोस्टली यूज करते हैं, किसका, स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड को लिसन करता है, प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। आपके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आप स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। डॉक्टर जो करता है वो भी क्या करता है, हमारी हार्ट बीट चेक करता है कि हमारी हार्ट बीट ज्यादा तेज चल रही है कि कम तेज चल रही है। ठीक है, तो ये स्टेथोस्कोप का जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है स्टेथोस्कोप, वो भी किसकी है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। उसमें साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जब डॉक्टर कान के अंदर स्टेथोस्कोप का यूज करता है तो वो आपकी हार्ट बीट चेक करता है, तो हार्ट बीट चेक कर से उस वायर के अंदर से, यानी जिससे कनेक्टेड है वो फाइबर, वो उस पर साउंड का क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता उस डॉक्टर की ईयर्स में वो इजीली क्या कर सकता है, वो साउंड सुनाई देता है। साउंड बोर्ड की बात करें, जो साउंड बोर्ड होता है, आपने जितने भी हॉल्स देखे होंगे या ऑडिटोरियम्स देखे होंगे या, तो उन सबके अंदर ये साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं। साउंड बोर्ड लगाने के पीछे रीजन क्या है कि साउंड बोर्ड एक कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब इसका शेप कॉनकेव की तरह होता है। किसकी तरह होता है, कॉनकेव की तरह। जैसे कॉनकेव मिरर होता है तो सिमिलर इसका शेप भी किसकी तरह बनाया जाता है, कॉनकेव शेप में बनाया जाता है। इस कारण इसे कहा जाता है कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। साउंड बोर्ड स्प्रेड साउंड इवनली इन बिग हॉल एंड ऑडिटोरियम। यहां पर क्या होता है कि इसके साउंड बोर्ड का शेप कॉनकेव होता है और उस कॉनकेव शेप के फोकस पर कोई भी सोर्स ऑफ साउंड रख दिया जाता है और वो सोर्स ऑफ साउंड से जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो उस कॉनकेव यानी उस कर्व सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाता है। पैरेलल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑडिटोरियम में या फिर कभी जितने भी बड़े हॉल्स होते हैं उसमें साउंड बोर्ड का यूज किया जाता है ताकि जो साउंड बोर्ड होता है उसकी सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है। कर्व्ड होने के कारण सोर्स ऑफ साउंड को जब उस कर्व के फोकस पे रखा जाता है तो साउंड जब वहां से स्प्रेड होता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल क्या हो जाए, पूरे हॉल के अंदर या पूरे ऑडिटोरियम के अंदर वो इजीली सुनाई दे। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी एप्लीकेशंस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब बात करते हैं इको। इको का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही बेस है। इको जो होता है वो रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, यानी साउंड का बार बार रिपीट होना। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप हिल स्टेशन पे जाते हैं या कोई भी ऐसे इलाके में ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर आपको साउंड, जब आप कोई बोलते हो तो साउंड टकरा के वापस आपके पास आता है, तो वो उसे कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ साउंड। कभी किसी खाली रूम के अंदर हम अपनी आवाज, हमारी जो वॉइस है या हमारा जो साउंड है वो बार बार रिपीट होता है, तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इको। द साउंड हेard आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड ऑब्स्टिकल, यानी जब किसी सॉलिड ऑब्स्टिकल से या रिजिड ऑब्स्टिकल से जब कोई साउंड टकराता है तो टकरा के वो वापस आता है, तो साउंड का टकरा के वापस आना ये क्या कहलाता है, इको। और किससे, ऑब्स्टिकल क्या होना चाहिए हमारा, रिजिड ऑब्स्टिकल होगा तभी साउंड आपका टकरा के वापस आएगा, यानी सरफेस हार्ड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप बोले कि हमारे सामने वॉल पर कर्टन लगा दिया, कर्टन की सरफेस क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा यानी वो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो साउंड को वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। इस कारण उस केस में आपको इको सुनाई नहीं देगा। तो ऑब्स्टेल क्या होना चाहिए हमारा, रिजिड होना चाहिए, ताकि हमारा साउंड क्या करे, रिफ्लेक्ट करके हमारे पास वापस आए, यानी साउंड का बार बार रिपीटेशन हो। तो इको सुनने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर। इसका मतलब ये होता है कि सोर्स ऑफ साउंड जहां से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा जहां से साउंड एनर्जी टकरा के वापस आ रही है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के, यानी उन दोनों कंडीशंस के अंदर सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए। वो 17 मीटर होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 17 मीटर होनी चाहिए। सेकंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी, जो साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी को मैंने साउंड की वेवलेंथ से कंपेयर किया है, यहाँ पे देखिए। अब साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण जिस साउंड जिस रिफ्लेक्टिंग बॉडी से टकरा के रिपीट होकर वापस आ रहा है, तो उस रिफ्लेक्टिंग बॉडी की हाइट उस साउंड की वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग बॉडी की हाइट साउंड की वेवलेंथ से कम है तो आपको इको सुनाई नहीं देगा।
क्योंकि आपको रिपीटेशन ऑफ साउंड कराना है, तो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है उसकी हाइट साउंड वेव की वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा। थर्ड और लास्ट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट, यानी साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी साउंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो आपकी उसकी इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंट होने का मतलब यह हुआ कि रिफ्लेक्टिंग बॉडी तक आपका साउंड पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका साउंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी तक ही नहीं पहुंचेगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। तो यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हेयर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपका सफिशिएंट हो ताकि रिफ्लेक्शन के बाद आपको वो साउंड क्या दे, सुनाई दे। ओके तो स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ एन इको हमने डिस्कस कर लिया है। तो पहली कंडीशन आपको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17 मीटर। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था कि वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज लेस देन द हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, मतलब रिफ्लेक्टिंग बॉडी से या रिफ्लेक्टिंग बॉडी की हाइट से साउंड की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा। तीसरी कंडीशन थी इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट, मतलब आपका साउंड इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्टिंग बॉडी तक पहुंच जाए। अगर रिफ्लेक्टिंग बॉडी तक आपका साउंड नहीं पहुंचेगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। देन अब मैंने यहाँ पर रिलेशन बताया है कि स्पीड ऑफ साउंड का डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी यानी डी, स्पीड ऑफ साउंड को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी यानी डी, कितनी डिस्टेंस पे रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, और टाइम ऑफ हियरिंग इको, कि कितना टाइम हमें इको सुनाई देने में लग रहा है। तो इनके बीच में हम आपस में रिलेशन क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी बनाई, एक वॉल बना ली, यानी रिफ्लेक्टिंग बॉडी है वो। एक सोर्स ऑफ साउंड मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल करता 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 रिफ्लेक्टिंग बॉडी पर आया, और रिफ्लेक्टिंग बॉडी से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस क्या हो गया, रिपीट हो गया, यानी वापस वो अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिटर्न, उसी पाथ पे रिटर्न हो गया। रिफ्लेक्टिंग बॉडी की तरफ आया और वापस वो साउंड टकरा के चला गया। तो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए, ये है आने वाला साउंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी की तरफ, और ये जो ग्रीन वाले मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है डॉट वाली, ये है रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड, यानी जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है। तो सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग बॉडी की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। तो ड्यूरिंग एन इको यानी इको के टाइम द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड विल बी 2d। अब देखिए हमको इको सुनाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई साउंड प्रोड्यूस किया होगा, वो साउंड टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आ रहा है, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी होगी यहाँ पर 2d, क्योंकि d डिस्टेंस पर वो गया होगा, रिफ्लेक्टिंग बॉडी से वापस टकरा के आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, 2d। बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें साउंड की स्पीड फाइंड करनी है, तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है साउंड ने, 2d, यानी 2d अपॉन t, या डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, 2d अपॉन t। तो v इक्वल्स टू हो गया 2d अपॉन t, तो d इक्वल्स टू हो गया vt बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो d इक्वल्स टू हो गया vt बाई 2, यानी ये वो डिस्टेंस है जिस पर मुझे इको सुनाई दे रहा है। तो यहां पर अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियरिंग इको, कि इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो कंडीशन वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। तो यहां पर कंडीशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियरिंग इको, तो सबसे पहले देखिए प्रेसिस्टेंस ऑफ हियरिंग और ऑफ हियरिंग ऑफ अ ह्यूमन ईयर। हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है उसका हियरिंग का जो प्रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इट मींस हाउ मच टाइम द सेंसेशन ऑफ एनी साउंड स्टे इन अवर ब्रेन। ये बताता है कि कितने टाइम में कोई भी साउंड आपके ब्रेन में क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, वो साउंड प्रोड्यूस हो गया, अगर वो 0.1 सेकंड में वापस आ रहा है तो यानी मुझे इको सुनाई देगा, यानी मुझे इको सुनाई देगा। लेकिन अगर वो 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है और उसी टाइम में मेरा दूसरा साउंड प्रोड्यूस हो गया होगा तो मुझे इको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला साउंड था और जो बहुत बाद वाला साउंड था, तो पहले वाला साउंड को टाइम ज्यादा लगा आने में, तो जब वो आ रहा होगा तो दूसरा साउंड क्या हो गया होगा, प्रोड्यूस हो गया होगा, दूसरा साउंड मेरे से निकल चुका है, और वो दोनों साउंड एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, यानी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो मुझे वो सुनाई नहीं देगा। समझ में आ गई बात? तो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग के लिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड में साउंड टकरा के वापस अगर मेरे पास आ जाता है तो यानी मुझे इको सुनाई देगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम वो ले लेता है, इससे ज्यादा टाइम ले लेगा तो दूसरा साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो रिफ्लेक्ट होकर जब आएगा तो ये दोनों साउंड एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, जिसके कारण मुझे इको सुनाई नहीं देगा। तो d इक्वल्स टू vt अपॉन t, क्योंकि मुझे इको सुनना है तो टाइम मुझे अब की बार कितना रखना पड़ेगा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का, 1/10 सेकंड। कितना? 1/10 सेकंड। ये परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का टाइम होता है, 1/10 बोलूं या फिर 0.1 सेकंड। तो d इक्वल्स टू vt अपॉन 2, स्पीड ऑफ साउंड 340,
टाइम परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग 1/10 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। इस कंडीशन को जब मैंने सॉल्व किया या इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 17 मीटर। तो ये 17 मीटर डिस्टेंस ये बताती है कि मिनिमम डिस्टेंस है ये किसी भी इको को सुनने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन आ गया डी का, डिस्टेंस का, मतलब रिफ्लेक्टिंग बॉडी और सोर्स ऑफ साउंड की डिस्टेंस का, स्पीड ऑफ साउंड और टाइम के साथ, स्पीड ऑफ साउंड और टाइम के साथ। तो d इक्वल्स टू VT/2। यहां पर इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने कुछ दो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इको पता पड़ चुका है, इको की मिनिमम कंडीशंस क्या होती है वो हमें पता पड़ चुकी है, और यहां से जो हमें पास फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला भी हमें पता पड़ चुका है। अ डॉग बार्क्स इन अ पार्क एंड हियर्स एन इको आफ्टर 0.5 सेकंड, मतलब उसको इको सुनाई दे रहा है। एक डॉग है जो किसी पार्क में क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, तो 0.5 सेकंड में इको सुनाई दे रहा है, 0.5 सेकंड में उसे इको सुनाई दे रहा है। तो यहां पर आप टी की वैल्यू कितने लोगे आपकी बात, 0.5 सेकंड। उसके बाद इफ द साउंड ऑफ इट्स बार्क गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय अ नियर बाय बिल्डिंग, क्योंकि वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है नियर बाय बिल्डिंग से, मतलब कोई रिजिड एंड तो होगा ना जिससे वो साउंड टकरा के आ रहा है, और वहां पे वो रिजिड एंड कौन सा है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से कोई साउंड टकरा के वापस आ रहा है। ठीक है, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डॉग एंड द बिल्डिंग, यानी आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और कितने टाइम में वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, 0.5 सेकंड के अंदर। ठीक है, द बिल्डिंग टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड आपको कितना लेना है, 346 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मैं मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकता हूं, वो किसकी, डॉग की और बिल्डिंग के बीच में। तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला d इक्वल्स टू VT/2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने अभी प्रूफ किया है। यहां पर v की वैल्यू यहां पर हम कितनी रखेंगे, 346, टाइम अब की बार आपको 0.5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, टाइम 0.5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 5 की टेबल में 10 जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, यानी 346 डिवाइडेड बाय 4, 346 डिवाइडेड बाय 4, 346 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 32, ये गया आपके टेबल में 8 टाइम्स, और 8 ये हो गया 32, 226 यानी 84, सॉरी हाँ 84, अप्रोक्सीमेट इतना डिस्टेंस आएगा। ठीक है, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 84 मीटर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टैंड्स इन बिटवीन 2 पैरेलल क्लिफ, मतलब 2 पैरेलल क्लिफ हैं, उन दोनों पैरेलल क्लिफ के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख लिया, एक सोर्स ऑफ साउंड को मैंने रख दिया है। अब उन्होंने कहा है द मैन स्टैंड बिटवीन द 2 पैरेलल क्लिफ एंड फायर्स अ गन, वो जो मैन बीच में था उन दोनों क्लिफ के बीच में उसने एक गन को फायर किया। ठीक है, जैसे उसने फायर्स अ गन ही हियर्स इको सक्सेसिव इको, उसने 2 इको सुने, एक तो इधर वाली क्लिफ से और एक उसके अपोजिट साइड वाली क्लिफ से। तो एक साइड की क्लिफ के लिए उसे टाइम लगा 2 सेकेंड और दूसरे साइड उसे टाइम लगा 4.5 सेकेंड। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लिफ, उन दोनों क्लिफ के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, उन दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक क्लिफ ये है, एक दूसरा क्लिफ ये है, इन दोनों क्लिफ की डिस्टेंस सपोज करो d है। एक पर्सन है जो इन दोनों क्लिफ के बीच में, इस पर्सन ने एक गन को फायर किया, गन को फायर किया तो पहले साउंड सपोज करो टकरा के ऐसे गया होगा और ऐसे आया होगा, दूसरी साइड भी वो टकरा के ऐसे गया होगा और टकरा के ऐसे आया होगा। ठीक है, तो जब उसने इको इस साइड से सुना इधर वाली क्लिफ के लिए तो उसे टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा उसको, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा। तो d निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस डिस्टेंस को आप d1 ले लो चाहो तो, और इस डिस्टेंस को आप d2 कंसीडर कर लो, और d1 प्लस d2 किसके बराबर होना चाहिए, d के बराबर होना चाहिए। तो मतलब हमें d निकालना है, हमें ये d निकालना है। तो यानी अगर मेरे पास d1 और d2 की वैल्यू आ जाती है तो उन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इधर भी कोई क्लिफ था, आपको ने कोई गन को फायर किया और इको आपको 2 सेकंड में सुनाई दे रहा है, यानी आप d1 इक्वल्स टू लोगोगे VT/2, क्योंकि इको की कंडीशन है d1 d इक्वल्स टू VT/2। v स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये आपको 332 दे रखा है। ठीक है, टाइम आपको 2 सेकंड लग रहे हैं टकरा के वापस आने में, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यानी जो d1 की वैल्यू आई वो आई मेरे पास 332 मीटर। यहां पर पहले वाले केस में देखिए जो डिस्टेंस होगी, यानी जो पहली क्लिफ होगी उसकी पर्सन से डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास, 332 मीटर, और उसको इको कितने सेकंड में सुनाई दे रहा है, 2 सेकंड में, इको उसको सुनाई दे रहा है 2 सेकंड में। तो d इक्वल्स टू VT/2 जो कि कंडीशन है 332 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया है, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है हमारे पास, 332 मीटर। लेकिन ध्यान रखना ये d1 की है, ये टोटल d की नहीं है, अभी हमें d2 की निकालनी है। तो वापस d2 के लिए इको सुनते हैं,
vt/2, अब की बार कंडीशन इधर वाली क्लिफ के लिए लेनी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड आपको 332 दे रखा है स्टैंडर्ड। टाइम अब की बार आपको इसके लिए सेकंड केस के लिए दे रखा है 4.5, यानी 4.5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, 4.5 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। जब आप इस कंडीशन को सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 332 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 20, 332 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 747 मीटर, 747 मीटर। यानी इस वाली क्लिफ की इस पर्सन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 747 मीटर। यानी D1 आ चुका है मेरे पास 332 और D2 आ चुका है मेरे पास 747। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए, क्योंकि D1 प्लस D2, 332 प्लस 747। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1079, 1079। ये टोटल डिस्टेंस होगी इन दोनों क्लिफ के बीच में। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। हालांकि ये थोड़ा फॉर्मूला बेस है और इसमें जस्ट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें आपको ये सोचना था कि दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पर्सन को मैंने किसी एक पोजीशन पे प्लेस कर रखा है जहां पर उसको एक क्लिफ से तो इको सुनाई दे रहा है 2 सेकंड में और दूसरी क्लिफ से उसे इको सुनाई दे रहा है 4.5 सेकंड में। तो पर्सन को वहां पर प्लेस करके आप वापस इको की कंडीशंस लगा सकते हो। दो अलग अलग क्लिफ के लिए, दो अलग अलग क्लिफ के लिए जब आपने कंडीशन लगाई तो फॉर्मूले में जब आपने वैल्यू पुट करी तो D1 की वैल्यू 332 और D2 की वैल्यू हमारे पास 747 मीटर आ गई। लेकिन हमें तो दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आया वो आया 1079 मीटर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा स्टूडेंट्स, मिलते हैं, गुड बाय।